नायरा, खर्चे तो कभी खत्म नहीं होते। खर्चों का क्या है, एक आज खत्म हुआ तो दूसरा कल शुरू हो गया। पर इसकी वजह से हम अपनी खुशियों को तो नहीं रोक सकते। आखिर तुमने कर दी ना मिडिल क्लास वाली बातें। अरे बुद्धू, मैं शादी करने से कब मना कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे सही वक्त आने तो दो। नायरा अपना फैसला ले चुकी थी। मैं नायरा के इस फैसले से खुश नहीं था, परंतु फिर भी यह सोचकर चुप हो गया कि शादी जैसे अहम फैसले में नायरा का भी तो हाँ होना जरूरी है। आखिर हमें वह सब क्यों नहीं मिलता जिसकी चाहत हमें वास्तव में होती है? क्यों हम तकदीर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं? प्यार को तो भगवान की पूजा माना गया है, लेकिन अगर उसमें भी धोखे की मिलावट हो तो सच्चा प्यार भी अपना मतलब खोने लगता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ नहीं मांगा था, परंतु फिर भी मुझे रुसवाई का ही सामना करना पड़ा। कभी कभी यह सब सोचकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया जाता है, किंतु फिर भी यह सोचकर अपने मन को तसल्ली दे देता हूँ कि शायद इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। अभी भी मैं सब सोच ही रहा था कि मेरे धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। सभी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर चुके थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, तो कुछ लोग अकेले ही इस खुशनुमा शाम का मजा ले रहे थे। लाइव स्टार होटल का मैनेजर घूम घूम कर सभी का ऑर्डर ले रहा था। मैं इस समय एक 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में गाना गा रहा हूँ। वहाँ पर बैठे सभी लोग बढ़िया से खाना खाने के साथ साथ मेरी सिंगिंग का एंजॉय कर रहे हैं। मैं अब तक काफ़ी लोगों की फरमाइश पूरी कर चुका हूँ। मेरे सुरों की मिठास और माहौल की नज़ाकत लोगों को लुभा रही थी। सामने बैठे लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हुए मेरी आवाज़ में खोए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे से एक नवविवाहित जोड़ा अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नई नई शादी की चमक थी, होठों पर मुस्कान और हाथों में एक दूसरे की गर्माहट। उन्होंने अपनी पसंद के एक रोमांटिक गाने की फरमाइश की। जैसे ही मैंने अपनी गिटार के तार छेड़े, वे दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। उन्हें डांस करते देख और भी लोग भी डांस फ्लोर पर आ गए और मेरे सिंगिंग का मजा लेते हुए नाचने लगे। सभी के लिए वह शाम एक यादगार लम्हा बन गई थी। हर कोई खुश नजर आ रहा था। सभी के चेहरे मुस्कान से भरे हुए देखकर मेरे मन को एक अजीब सा संतोष मिला था। उसकी खुशी देखकर मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में कुछ चटक सा गया। पता नहीं क्यों अचानक मुझे नायरा की याद आने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा पहला प्यार, उससे बढ़कर मेरे सुख दुख की साथी। पर अब वह मेरे साथ नहीं है। रात गहराई तो मैं भी अपना सामान समेट कर घर लौट आया। मेरी आंखों में थकावट थी, किंतु नींद नहीं। बिस्तर पर लेटे लेटे अतीत की यादों का करवा फिर से आंखों के सामने उतर आया था। कॉलेज के दिनों में संगीत सिर्फ मेरा शौक था, परंतु वही शौक नायरा को मेरी ओर खींच लाया था। कैंटीन में जब मैं दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब पहली बार वह मेरे पास आई थी। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तब पहली बार आई थी। सच में तुम्हारी आवाज़ दिल छू लेती है। उसकी आंखों की चमक और ताली बजाने की मासूमियत मुझे भीतर तक छू गई। उसके बाद मैं अक्सर उसकी फरमाइश पर गाना गाने लगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वह एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी, खुले विचारों वाली, बेकाब और आत्मविश्वास से भरी। मैं एक छोटे शहर का लड़का था, जिसे अपनी किताबों और संगीत के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं आता था। लेकिन प्यार सोच समझ कर थोड़ी किया जाता है। अगर ऐसा होता, ना जाने कितने लोग प्यार से महरूम रह जाते। मैं भी शायद इसका अपवाद ही था, वरना मुझे जैसे गांव के छोरे पर नायरा जैसी शहर की लड़की का दिल आना मुश्किल ही था। सच में उसका हाथ पाकर मुझे ऐसा लगा जैसा था मानो मैंने सब कुछ पा लिया। वैसे देखा जाए तो मेरी और उसकी मिसफिट जोड़ी ही हमारी दोस्ती की बुनियाद थी। तभी तो कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां हमारी दोस्ती देखकर जलते थे। मेरी क्लास के तो कई लड़के भी नायरा को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे, पर नायरा किसी को घास तक नहीं डालती थी। पता नहीं यार, ऐसा क्या देखा नायरा ने तेरे अंदर, जबकि हम लोग तो उसे पटाने के सारे हथकंडे अपना चुके हैं। ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिल गया है तुझे? उनकी यह बातें सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। अब उनसे क्या कहता कि इसमें मेरी कुछ नहीं किया है, बल्कि यह तो शायद ईश्वर की मर्जी है, वरना मुझ जैसा
अंतर्मुखी इंसान से इतनी सुंदर लड़की पटना बेहद मुश्किल था। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती पर जो है वह प्यार का रंग चढ़ने लगा। जब मुलाकातें बढ़ने लगी तब हमारी बातचीत भी बढ़ने लगी थी। फिर तो हम अक्सर कॉलेज बंद कर कर एक दूसरे से मिलने लगे थे, कभी पिक्चर तो कभी कैफ़े। सच में ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। नायरा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझ जैसे सीधे सीधे आदमी पर तुम जैसे परी का दिल कैसे आ गया। और फिर नायरा कहने लगी, सच में मैं बहुत किस्मत वाला आदमी हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ कर कहता, मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ, इससे मैं कोई भी सौदा नुकसान का नहीं करती हूँ। मुझे यह तो पता है कि तुम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, इसलिए एक अच्छी कंपनी में तुम्हें नौकरी अवश्य मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम अन्य लड़कियों को घूरते भी नहीं हो। मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरा ही बन के रहो, जबकि तुम्हारे साथ के लड़के किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में पीछे नहीं रहते हैं। बस यही सोच कर मैं तुम्हें करीब आई हूँ। कम से कम तुम सिर्फ मेरे होकर रहोगे। मुझे प्यार में शेयरिंग पसंद नहीं है। नायरा की इन बातों को सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता था, परंतु मैं चाहकर भी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं उससे प्यार जो करने लगा था। वैसे भी जब आप प्यार में होते हो तब आपको सामने वाले की कोई भी बात गलत नहीं लगती। इधर समय अपनी गति से बढ़ता रहा तो उधर मैं और नायरा कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, जहां एक और मुझे एक प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस की जॉब मिल गई, दूसरी ओर नायरा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR मैनेजर का पद मिला। हम दोनों दिल्ली में दो अलग अलग कंपनियों में कार्यरत थे, आने की काम करते थे कंपनी के अंदर। हमने किराए का एक फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों बिना शादी के साथ साथ रहते थे। ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी। इस बीच अचानक मेरा ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। कोलकाता आने पर भी मेरा और नायरा का साथ पहले की तरह बना रहा। कभी वीकेंड पर नायरा मेरे पास आ जाती या फिर दिल्ली चल जाता मैं खुद ही। हम दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो टाइम स्पेंड करने के बाद अपने अपने शहर वापस लौट जाते। अब जब मैं सेटल हो गया तब मुझ पर शादी करने का दबाव बनने लगा था। तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, लड़की भी बहुत सुंदर है और वह नौकरी भी करती है, तो कहे तो उससे बात करूं। यह बातें सुनकर अजीब सा मन हो गया था मेरा। मैं उस समय माँ को नायरा के बारे में बताना चाहता था, परंतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद ही इस बारे में नहीं जानता था कि क्या कहाँ शादी होगी मेरी। अभी तुम ठीक से सेटल हो जाओ, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। नायरा बेफिक्री से बोली, सेटल? अब कितना सेटल होना है? अच्छी जॉब तो है मेरी और मैं स्किल भी बड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? वह तो ठीक है, किंतु जब तक तुम्हारी अच्छी सेविंग नहीं हो जाती तब तक हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि शादी होने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। पहले अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान दो, फिर शादी करेंगे। नायरा की यह बातें सुनकर मेरा शादी करने का सारा जोश ठंडा पड़ गया था। नायरा, खर्चे तो कभी ख़त्म नहीं होते। खर्चों का क्या है, एक आज ख़त्म हुआ तो कल दूसरा कल शुरू हो ही जाता है। पर इसके वजह से क्या हम अपनी खुशियों को तोड़ दें? आप फिर अपनी खुशियों को तो नहीं रोक सकते हैं। आखिर तुमने कर दी ना मिडिल क्लास वाली बातें। अरे बुद्धू, मैं शादी करने से मना कहाँ कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए सही वक्त आने तो दो। नायरा अपना फैसला ले चुकी थी। मैं नायरा के इस फैसले से खुश नहीं था, परंतु फिर भी मुझे यह मानना पड़ा और यह सोचकर चुप रह गया कि शादी जैसे अहम फैसले में नायरा की ही होना भी जरूरी है। मैं उस समय नायरा से यह कहना चाहता था कि शादी के लिए दिलों में प्यार होना जरूरी है।
अगर फिर थोड़े कम पैसे भी हो तो चलेगा, क्योंकि प्यार ही तो दिलों को जोड़ कर रखता है। पर उसे मैं यह नहीं कह पाया। उसे तो पैसों के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था। जिंदगी ने अचानक करवट ली और किसी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तब अचानक नायरा का मेरे प्रति रवैया बदलने लगा। एक तरफ मेरा अचानक बेरोजगार होने का दुख और उस पर नायरा की बेरुखी में टूट कर बिखरने लगा था। एक नायरा ही तो थी जिसे मैं अपने दिल की बातें खुलकर कह सकता था, परंतु उस समय वह मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करती थी। वैसे भी मेरा नायरा के अलावा और ऐसा दोस्त था भी नहीं जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर पाता। नायरा और मेरे बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरी ओर से इन दूरियों को मिटाने की पूरी कोशिश रही थी, किंतु नायरा ने तो जैसे मेरी शक्ल तक देखने का कसम खा ली थी। वह मेरा शक्ल नहीं देखना चाहती थी। पहले नायरा मुझे दिलासा देती रही, पर कुछ ही महीनों में उसने व्यवहार में ठंडापन आ गया। फोन पर कम बातें, मिलना जुलना बंद। मैं अपनी बेरोजगारी से पहले से ही टूटा हुआ था। ऊपर से उसकी बेरुखी ने जैसे मेरी बची खुची ताकत भी छीन ली। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर के खर्चे पूरी करने के लिए मैंने अपने सेसिंग के जुनून को प्रोफेशन बना दिया। पहले छोटे छोटे कैफ़े, फिर बड़े बड़े होटल, और धीरे धीरे मेरी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी। शो बढ़ने लगे, पैसे आने लगे। सीसिंग मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर भी बन गया। अब मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। मैं अपने घर पर भी पैसे भेजने लगा था। इस बीच नायरा पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई। शायद उसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने भी धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। प्यार का दर्द धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे नायरा की याद बहुत आती थी। मैं कई बार सोचता था कि क्या पैसा प्यार से बड़ा होता है। मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था, पर शायद वह प्यार में व्यापार ढूंढ रही थी। काश उसने समझा होता कि प्यार तो हमें बहुत लोगों से हो सकता है, परंतु सच्चा प्यार किसी एक से ही होता है। बीते समय के साथ जहाँ एक और मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नायरा की बेवफाई के कारण मेरे मन की ज़मीन पथरीली होने लगी थी। अब तो मुझे उससे मिले एक अरसा बीत चुका था। बस यही सब सोचते हुए कब मेरी आंखें लगी मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह मेरे लिए एक खुशनुमा पैगाम लेकर आई थी, और वह पैगाम था, एक बड़ी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ। तो ऐसा लगा मानो मुझे फिर से एक नई पहचान मिल गई हो। एक लंबे समय बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लौटाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी खुद को साबित करने का एक और मौका मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। लेकिन साथ ही मैंने अपने सीसिंग के शौक को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वही तो एक था जिसने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। तभी तो मैं ऑफिस से लौटकर भी अपने इस पैशन को अंजाम देता रहा। एक दिन जब मैं गाना गाने के बाद अपना सामान पैक करके घर जाने लगा, तब अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ ठीक हो गया है, फिर क्यों यह गिटार लेकर घूमते रहते हो। मैंने धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने नायरा खड़ी थी, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। पर अब वह मुस्कान मुझे खोखली लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मत भूलो, मेरे इस शौक के कारण तुम मेरी ओर आकर्षित हुई थी, और यही शौक मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरे काम आया। वह हंस पड़ी। अगर हम फिर से एक हो जाएं तो। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहाँ कभी प्यार था, अब वहाँ सिर्फ एक बिजनेसमैन की बेटी की लालची दिख रही थी। अब मैं तुमसे कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह चौंक गई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कड़वाहट से कहा, अपनी बेवफाई को प्यार का नाम मत दो नायरा। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम नहीं थी, पर अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम वापस आना चाहती हो। उसका चेहरा उतर गया। तुम बिजनेसमैन की बेटी हो, कोई भी घाटे का सौदा तो करती नहीं हो।
लेकिन सच्चा प्यार तो मुनाफे नुकसान से परे होता है। अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता तो रिश्तों की बैलेंस शीट हमेशा खाली रह जाती। मैं कठोरता से बोल पड़ा। नायरा अचानक घबराई हुई सी दिखी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? मैं मुस्कुरा दिया। क्या खुश रहने के लिए किसी और का साथ होना जरूरी है? यह तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा खुद का वजूद कोई मायने नहीं रखता? नायरा की आंखों में अफसोस था, शायद पछतावा अंदाज लगाना मुश्किल था। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, पर मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद के साथ खुश हूँ। और मैं वहाँ से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैं यह सोच रहा था कि कभी जिसे मैंने अपनी दुनिया माना था, आज वही मेरे लिए एक बीता हुआ अध्याय बन चुकी है। मैंने रेडियो ऑन किया तो एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जीवन के सफ़र में बिछड़ जाते हैं जो हम सफ़र, वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। फिर मैंने खुद से कहा, यह अजीब बराबर है, और नई मंजिल की ओर मैं बढ़ चला। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का स्टोरी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी हमेशा खुश रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।